Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Educational Classes. I am विक्रम कुमार गौतम. बेटा जैसा कि हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अब तक हमने 4 से 5 लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, जिसमें अगर रिकॉल करें तो हमने उस 4 से 5 लेक्चर्स में अब तक हमने सेल्स जो चैप्टर था हमारा, जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले सेल्स के बारे में देखा. सेल्स क्या होती हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया, व्हाट इज सेल्स. फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि सेल्स की डिस्कवरी कैसे होती है. बेटा डिस्कवरी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था. सेल थियोरी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ. फर्स्ट टाइम किसने सेल थियोरी को डिस्क्राइब किया था? सन के साथ हमने आपको डिस्कवर करके बनाया था. लिविंग सेल एंड डेड सेल के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था. फिर उसके बाद हमने सेल के शेप के बारे में देखा एंड साइज के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था. फिर हमने क्या देखा, सेल्स का क्या था ऑर्गेनाइजेशन देखा कि सेल किसके द्वारा मिलकर बनी होती है, जिसमें हमने ये देखा कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखा हुआ था. एक हमने पहला जो आउटर मेम्ब्रेन होती थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसको हम कहते थे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे, या फिर उसी को हम कहते थे सेल मेम्ब्रेन के नाम से. ठीक है, तो हमने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, या कर सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रखा हुआ है. उसका हमने स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देखा. उसके हमने एनसीईआरटी की बियॉन्ड भी हमने थोड़ा बहुत बताया कि उसका हाइपोथेसिस या कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था. हमने रॉबर्टसन के मॉडल के बारे में डिस्कस किया हुआ था. डेनियल एंड डाउनसन के मॉडल के बारे में डिस्कस किया हुआ था. हमने सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल के बारे में डिस्कस किया हुआ था. फिर हमने लास्ट वाली पॉइंट हमने देखा था क्या, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया हुआ था. सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों को हमने डिफाइन किया हुआ था. उसके फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया. कैसे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई भी सब्सटेंस कैसे मूव करके एंट्री करता है या फिर वो कैसे बाहर आता है. जब वो एंट्री करता है सेल्स के अंदर तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते थे बेटा, आपको याद होगा हमने बता रखा हुआ था, एंडोसाइटोसिस. और जो मटेरियल बाहर निकलता है सेल के द्वारा उसको हम कहते थे क्या, एक्सोसाइटोसिस. उसी के दौरान हमने डिफ्यूजन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था. ऑस्मोसिस के बारे में भी हमने क्या हुआ था, डिस्कस किया हुआ था. क्लियर है, यहाँ तक हमने किया हुआ था. अब आगे की पॉइंट हमको ये समझना है कि हमने आपको बता रखा हुआ था बेटा, सेल का स्ट्रक्चर हमने बनाया नहीं हुआ था, लेकिन हमने सेल के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था. तो हमने बताया था आपको टाइप्स क्या होती है बेटा, तो हमने बताया था सेल इज डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स. सेल इज इंक्लूड्स 2 टाइप्स होती हैं. एक होती थी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बैक्टीरिया में मिलती है जनरली, और दूसरा आपको देखने को मिला था कौन सा, यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के मिलकर बने होते हैं. ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था. उसके बारे में हमने एक और भी बताया था कि यूकैरियोटिक सेल भी आपको क्या होती है, 2 तरह की होती है. एक होती है बेटा प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल. अब आपको ध्यान रखिएगा, हमने उस दिन बताया था, डिस्क्राइब करना था कि हम पहले सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा देख लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको बता रखा हुआ था कि जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चला जाए तो हमको पढ़ना था आपको न्यूक्लियस के बारे में. फिलहाल हम आज छोटा सा लेक्चर आपको देंगे, सिर्फ उसके बारे में आपको क्या होगा समझाएंगे कि वो चीज़ें होती क्या, वो सारे ऑर्गन्स आपको कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा. तो क्लियर है, तो हम आते हैं अपने चैप्टर्स पे. हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम आपको ड्रा किया हुआ है. बेटा ये जो डायग्राम आपको देख रहे हो ये है आपको प्लांट सेल का फिगर. जो आप देख रहे हो ये है प्लांट सेल का. प्लांट सेल का अब देखो हमने एक जगह पे बनाया हुआ था, क्योंकि बेटा आपको एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपका मिनिमम हम प्लांट सेल्स के बारे में अगर जान जाएंगे तो थोड़ा बहुत अंतर होता है आपको प्लांट सेल सॉरी एनिमल सेल में. तो हमने अंतर भी बता रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे डिफाइन करके बताएंगे कौन कौन से ऑर्गन स्पष्ट रूप से आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलते हैं और कौन कौन से आपको इसमें देखने को मिलते हैं प्लांट सेल में. ठीक है, तो कंडीशन आपको ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हमको छूट गई हैं. तो ये देख लो, क्लियर है. तो आते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ध्यान से देखिएगा, आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम हमने लिया हुआ है और एक एक पॉइंट देख के चलेंगे कि हमको ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है. तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया हुआ है. अब इसके अंदर देखो क्या क्या मिलता है. सेल के अंदर
सेल अधिकतर आपको जनरली हमने बता भी रखा हुआ है कि किससे मिलकर बनी होती है। तो हमने आपको बताया हुआ था कि सेल जो होती है, सेल के आउटर कवरिंग पाई जाती है जो आपको सराउंडिंग मीडियम को कवर करती है या फिर सेल को कवर करती है, जिसको हम बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन वहां पे एक और हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी प्लांट सेल में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, एक और मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन और मिलती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। तो इनमें आपको दो तरह से आपको होगी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी और एक क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी। तो हम देखते हैं कि सॉरी, एक सेल मेम्ब्रेन होगी और एक सेल वॉल होगी। तो देखिएगा सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो मिली हुई है, इसको हमने कहा ये बेटा आपको देखने को मिलता है सेल वॉल। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है। जनरली हमने ये स्ट्रक्चर इधर का नहीं बनाया हुआ, इस सटा हुआ स्ट्रक्चर अंदर सेल्स भी उसी तरह से रहती है। तो यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का बेटा डायग्राम है और इसमें आपको आउटर सबसे कवरिंग जो होगी प्लांट सेल में, वो क्या कराती है, सेल वॉल कराती है, जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सेल वॉल देखने को मिली। फिर आगे हम बढ़ते हैं, सेल वॉल का हमने फंक्शन भी देखा था कि बेटा जनरली प्लांट्स में देखा था तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपको सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होता है जो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक, उसका फंक्शन भी है, जो वाल आपको क्या होती है, सेल को बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है फंगस से और भी एनवायरनमेंट से। इन सारे से एडवांटेज होता है इन प्लांट्स के पास, जैसे एनिमल्स के पास ये नहीं होता। तो ये सेल वॉल जो होती है बेटा, ये प्लांट सेल में तो पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में आपको क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक सेल वॉल हमको मिली। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन आपको हमने कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखो अंदर वाली सबसे लेयर जो होगी, सेल वॉल के जस्ट अंदर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों नाम एक ही है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा, या फिर आर करके ऐसे लिख लो, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिला। तो हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी समझ में आ गया कि कहाँ रिप्रेजेंट होती है, उसके सारे फंक्शन हमने बता रखे हुए प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्क्राइब किया हुआ था और सेल वॉल के बारे में पता चला। अब आगे की पॉइंट क्या आती है कि इसके अंदर, सेल के अंदर आपको बेटा आपको क्या होता है, लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, जिसको हमने बता रखा हुआ था, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो सर फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था किसने बेटा, तो हमने बताया था डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। और प्रोटोप्लाज्म का जो वर्ड्स दिया था, जो शब्द देने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या, पुरकिंजे। याद है, पुरकिंजे ने दिया था। और डुजार्डिन ने उसको बायोप्लास्ट कहा था। ध्यान रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म को डुजार्डिन ने क्या कहा था, बायोप्लास्ट का। तो पुरकिंजे ने उसको नाम चेंज करके क्या रखा हुआ था, आपको प्रोटोप्लाज्म कहा था। तो ये प्रोटोप्लाज्म समस्त लिक्विड जो होता है इसके अंदर भरा रहता है। प्रोटोप्लाज्म को ही अगर हम डिवाइड करें तो आपको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस के बाहर वाला जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य। ठीक है, दो प्रकार से होते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था। अब ध्यान रखना होगा कि सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो हमने बता रखा हुआ सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, डिस्क्राइब किया हुआ था न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो आप बताओ, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने, अब देखो ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बेटा आपको क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को देखा था, न्यूक्लियस को क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस को कवर्ड करने वाला जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन होती है, वो आपको क्या कहते हैं, बाई लेयर होती है, उसमें दो लेयर पाई जाती है, वो मेम्ब्रेन आपको कराती है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कराती है। जो झिल्ली पाई जाती है जिसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। तो आपको यहाँ पे देखिए बगल में लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट ये हमने लिखा हुआ है। तो ये चीजें एक एक करके आपको समझते चले जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो न्यूक्लियस को कवर करती है। जनरली उसको डिटेल में हम देखेंगे न्यूक्लियस के बाद। तो ये कितने मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है टू लेयर होती है। ठीक है, दो लेयर होती है, कहीं कहीं पे वो कंटीन्यूअस नहीं होती, वो डिसकंटीन्यूअस होती है, फ्यूज नहीं होती है एक साथ में, वो कहीं कहीं पे उसमें छिद्र पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। तो
तो ध्यान रखिएगा इसमें न्यूक्लियर पोल भी पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उस मेम्ब्रेन के, तो उसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर पोल कहते हैं। क्लियर हुआ? उसी के माध्यम से क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म से जो पदार्थ होता है वो ट्रेवल करके या फिर मूवमेंट करके कहाँ जाता है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या होता है, ये आपको डिस्क लाइक, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। पूरा डिस्कस करेंगे, क्रोमैटिन बोलते हैं। और वो क्रोमैटिन जो होती है वो बनी होती है, किसकी बनी होती है, क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम जो होता है वो किसका बना होता है, तो आप बताओगे किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। और प्लस उसमें क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स होती है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। वो देखेंगे हम जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रहा है आपका कि न्यूक्लियस हमको समझ में आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी समझ में आई। अब बड़ी पॉइंट आती है कि न्यूक्लियस के अंदर वाला पदार्थ तो न्यूक्लियोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर वाला, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो पदार्थ होता है वो लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हमने लिखा हुआ है बेटा, ये देखिए, ये पदार्थ पूरा होता है, ये लिक्विड होता है सारा पदार्थ, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो पूरा घिरा रहता है पूरी मेम्ब्रेन, उसी में सारा का सारा जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर कह सकते हो। तो अब हमको देखने को मिला साइटोप्लाज्म, यहाँ पे हमें समझ में आया। साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारी आपको संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं को हम कहते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिकांग कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिकांग। और वो कोशिकांग के नाम हमने बिल्कुल आपको बताए थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ, लाइसोसोम हुआ, राइबोसोम हुआ, एक्सेट्रा, सो ऑन, बहुत सारे आपको सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। तो हम उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। उसी साइटोप्लाज्म को देखेंगे हमको कहाँ कहाँ है, और एक एक करके हम आगे की आपकी कंटीन्यूअस लेक्चर जब करेंगे बेटा, वो एक एक करके आपको पढ़ना। तो सोचिए इतना आसान नहीं है, आपके पूरे चैप्टर में है, तो चैप्टर का नाम सिर्फ सेल ही, इसी फंडामेंटल सेल को ही हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो हम सेल को ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या है, एक एक पॉइंट हम क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक क्या करेंगे, जो भी उसकी फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, जो भी वो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिलहाल आपको पहले इसको समझा लेते हैं, फिर उसके बाद जो नया लेक्चर होगा, कंटिन्यूअस लेक्चर हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो हमको न्यूक्लियस समझ में आया, साइटोप्लाज्म। अब ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा आपको क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, जो मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ठीक है, मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, तो वो आपको ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा, अब बिल्कुल देखो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बड़ा सा होता है, जिसमें आपको लिक्विड मटेरियल सारे वेस्ट प्रोडक्ट आपको इसी में इकट्ठा होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, वैक्यूल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, वैक्यूल कहा जाता है, या फिर हिंदी में कहते हैं उसको बेटा रसधानी। ये जो वैक्यूल होता है, जनरली आपको ध्यान रखिएगा, जो रसधानी होती है, वैक्यूल जो होता है, वो आपको किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। जबकि आपको क्या होता है, एनिमल सेल में आपको क्या होता है, वैक्यूल नहीं पाया जाता है। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा कि वैक्यूल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर हुआ, इतना याद है। फिर उसके बाद छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, वो क्या क्या पाया जाता है वो देखिएगा। तो हमने वैक्यूल को भी डिस्कस कर लिया, वैक्यूल को आगे चल के पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ढेर सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे आपको नंबर्स में, कई नंबर्स में हो सकते हैं, उसको बेटा हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। ये क्या कहलाता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही जनरली हम क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ाएंगे डिटेल में तब बताएंगे आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्यों आपको पावर हाउस कहते हैं। तो सिर्फ माइंड में इतना घुसा के रखिएगा कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस, विद्युत का कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फंक्शन देखेंगे उसका डिटेल में। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, और भी स्ट्रक्चर ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सारे जो स्ट्रक्चर का अथवा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। जनरली हमको क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहा जाता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा बेटा, जनरली प्लास्टिड। एनसीईआरटी में आपको क्लोरोप्लास्ट ही दिया, तो ध्यान रखिएगा इसको प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड कहा जाता है, लवक जिसे कहते हैं, हरित लवक को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जनरली पौधों में आपको प्लास्टिड पाया जाता है, और प्लास्टिड के आपको कई आपको पार्ट्स होते हैं, प्लास्टिड के कई टाइप्स होते हैं। जैसे उसमें होता है ल्यूकोप्लास्ट, फिर उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद होता है आपको क्रोमोप्लास्ट। तो हम जब प्लास्टिड पढ़ेंगे डिटेल में, वहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हुआ, तो हम यहाँ पे फंडामेंटल देख रहे हैं।
तो प्लास्टिड आपको मिला, यहाँ पे बेटा प्लास्टिड। उसके बाद आपको प्लास्टिड के बगल में इस सेल क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म में एक और ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ये देख रहे हो गाल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। जनरली गाल्जी कॉम्प्लेक्स को हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाने जाते हैं। क्यों ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है उसको भी देखेंगे, ठीक, क्यों कहा जाता है उसको भी देखेंगे। यहाँ पे गाल्जी कॉम्प्लेक्स पास नियर अबाउट सारे के सारे डिनोट हो गए। फिर उसके बाद आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं बेटा राइबोसोम। ये राइबोसोम भी उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। जनरली हम राइबोसोम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइबोसोम का एक, कि बहुत सारे कंप्यूटर वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि राइबोसोम क्या कहलाता है, कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कहलाता है। अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस का जो निर्माण होता है सेलों के अंदर वो राइबोसोम के पास होता है, ठीक है, वो मशीनरी का काम करता है। तो राइबोसोम जब पढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे हम, ठीक है। राइबोसोम हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा हुआ न्यूक्लियस से कुछ सटा हुआ एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसके अलग भी मिल रहा है, उसको हम बेटा बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ER बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको लिखा रहता है ER, तो उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ होता है। और वो आपको क्या होते हैं, वो भी आपको जनरली क्या होता है, दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है क्या आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका फंक्शन क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हम अलग से जब लेक्चर्स में कंटिन्यूअस आगे बढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको यहाँ तक आपको कंडीशन मिल गई, तो हमको देखना क्या है, ये सेल ऑर्गेन सब मिल गया। क्या क्या होता है, सेल वॉल जो होती है बेटा ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद आपको हमने बताया था प्लास्टिड, ध्यान रखिएगा, ये प्लास्टिड जो होती है ना जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसके टाइप्स होता है, वो भी आपको क्या होता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्लियर है, जब नोट्स देंगे तो बेटा उसमें लिखवा देंगे आपको। फिर उसके बाद आपको सारे आर्गन से एक और हमने छूटा हुआ प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें देखिएगा कुछ इनके क्या कहते हैं वाउटर मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल की, सेल वॉल में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें बीच बीच में छिद्र पाया जाता है। जो प्लांट सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है उसको हम कहते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि प्लांट सेल का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ा बहुत जो फंडामेंटल था वो हमने डिस्क्राइब किया आपको। तो आज बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर्स नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपका सिर्फ इसके बारे में समझना है। अगली पॉइंट में दो चीजें हमको डिस्क्राइब कर दी है, सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं हम और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा वो बेटा आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको न्यूक्लियस मिलेगा जिसको हम कहते हैं केंद्रक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में केंद्रक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बेटा, बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं तो आपको कंटिन्यूअस किए रहेंगे, डेली का डेली लेक्चर देते रहेंगे, आप नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको काम क्या करना है घर पे रह के पढ़ना है। तो आज हम अपने लेक्चर्स को यहाँ पे विराम करते हैं बेटा, स्टॉप करते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके एनसीईआरटी में एक आध बार बना लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको जानते हो एग्जाम्स में आपको क्या होते हैं स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए दे देता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे देता है। तो आपको वहाँ पे बिल्कुल याद होना चाहिए, माइंड में बैठा नहीं कैसे कैसे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, यूकैरियोटिक सेल का पूछता है तो जनरली यूकैरियोटिक सेल यही है। तो क्लियर हो गया, आपको आशा करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा इस सेल के बारे में। और हाँ, अपने से कोशिश करिएगा कि आपका एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर बना दिया और दोनों को कंपेरिजन करा, जो भी कंपेरिजन था हमने इस लेक्चर्स के दौरान ही आपको बता दिया। क्लियर हो गया, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा बेटा, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।